पहले हम जो उसका बेसिक था यानी परिचय था ऑप्टिक्स के बारे में समझ लिए थे, फिजिक्स सेकंड स्टार्ट कर दिए हैं क्लास 12th की। अब इसमें हम समझते हैं कि प्रकाश का सबसे पहले जो है वो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जो है वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी जो परावर्तन होगा वो किसका होगा, प्रकाश का। परावर्तन का मतलब ये होता है लौट कर वापस लौटना, टकरा कर वापस लौटना, सॉरी ये गलत लिख दिए, टकरा कर वापस लौटना। टकरा कर वापस लौटने की जो घटना होती है उसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई समतल दर्पण दिए गए हैं और ये दूसरी तरफ जो है इस तरफ कलाई की गई है, और इसके बाद क्या किया गया है कि मान लेते हैं यहां से किरण आ रही है और जैसे ही यह शीशा देखे होंगे कि जैसे ही टॉर्च मारते हैं वो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वो जैसे आती है वैसे ही वापस लौट जाती है। और ये ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसके लिए हमें मापना है कि कितने कोण से आ रही है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा जो मापा जाएगा बीच से एक रेखा खींची जाएगी, बीच से एक अभिलंब खींचा जाएगा, इससे ही हम मापेंगे कि ये कितने कोण से आ रही है और कितने कोण से जा रही है। ठीक है, जब भी कोण मापा जाए, क्योंकि ये तुमको यहाँ पर कोई समतल दर्पण अगर दे दिए जाए, समतल दर्पण दे दिए जाए और यहाँ पर क्या किया जाए कि किरण को अगर ऐसे सीधा कोई टॉर्च दे रहा है उसको सीधा मारिए तो वो उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, यानी ऐसे आई तो ऐसे ही ये वापस लौट जाती है। इसको थोड़ा सा अगर तिरछा किया गया, ऐसे किया गया, तो ये जितनी तिरछी आई है उतनी तिरछी ही वापस लौट जाती है। यदि इसको और तिरछी करते हैं तो ये और तिरछी वापस लौट जाती है। तो कोण जो गिना जाता है वो यहाँ से अभिलंब से, इसीलिए इसको कहते हैं अभिलंब, बीच से ही लिया जाता है। तो यदि कोई सीधी आ रही है तो वो 0 डिग्री से वापस लौट जाती है। तो ये अभिलंब हमें ज्ञात करने के लिए होता है। आने वाली जो किरण होती है ये ध्यान रखना, इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली जो किरण होती है इसका नाम होता है आपतित किरण, और जो ये जाने वाली किरण है इसका नाम होता है परावर्तित किरण, इसका नाम होता है परावर्तित किरण। और यहाँ पर बीच में जो एक रेखा खींची गई है इसका नाम होता है अभिलंब। तो ये ध्यान रखना है, आने वाली जो किरण है वो आपतित किरण और जाने वाली जो किरण है अपवर्तित परावर्तित किरण। आने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसलिए इसको हम आई से लिखते हैं। और ये जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसलिए इसको हम आर से लिखते हैं। अब यहाँ अभिलंब दिया गया है और ये आपतित किरण दी गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसी को बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये वाला जो कोण बन रहा है ये होता है परावर्तन कोण। ये आने वाली किरण के साथ बन रहा है इसलिए ये आपतन कोण, और जाने वाली किरण के बन रहा है इसलिए ये परावर्तन है। प्रकाश के टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि जब प्रकाश, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकने तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और यही क्या प्रकाश के
टकराकर, प्रकाश के टकराकर वापस लौटने की घटना, वापस लौटने की जो घटना है यही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन आ जाना चाहिए। अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो नियम कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या है कि अभी इसमें बताया गया कि ये आने वाली जो किरण है जितने कोण से आएगी उतने कोण से ही वापस लौट जाएगी, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन का जो प्रथम नियम है। और ध्यान देना है ये जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम से ये क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। क्योंकि जो अगर कोई चिकना तल दिया गया है तो जैसे ही उस पर किरण टकराएगी उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगी, और वापस लौट जा रही है तो उसी माध्यम में जा रही है, एक ही तल में आ रहा है। इसलिए जो अविलंब भी होगा वो तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, यानी ये ऊपर ही दिया रहेगा, वो मापने के लिए होता है। तो दूसरा क्या लिखते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के जो नियम है वो परावर्तन के मुख्यतया दो नियम है। परावर्तन के जो नियम है वो दो नियम है। फर्स्ट नियम ये दिया गया है कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अविलंब दिया गया है ये तीनों ऊपर ही दिया गया है, यानी एक ही तल में दिया गया है। तो यहां लिख सकते हैं फर्स्ट नियम में आपतित किरण, क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है इसका प्रथम नियम। और द्वितीय नियम का मतलब ये है कि जितने कोण से आ रहे हैं उतने कोण से ही वापस लौट जाए। आपस में बराबर होते हैं। ये अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि कोण आई जो होगा वो कोण आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई समतल भी दर्पण हो सकता है। पहले ये समझिए दर्पण क्या होता है, यानी दर्पण वह होता है जिससे प्रकाश होता है टकराकर वापस लौट जाता है, उसी को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वो दर्पण होता है। तो दर्पण के हम समझते हैं प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण जो प्रकार होता है मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। इसमें जो फर्स्ट प्रकार है वो हम कह सकते हैं समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। और दूसरा जो दर्पण होता है उसका नाम होता है गोलीय दर्पण। उसका जो नाम होता है गोलीय दर्पण। और इसी में एक तीसरा और होता है और वो होता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण, यानी अब समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण मीन्स होता है जिसका जो प्रत्येक तल होना चाहिए वो समतल होता है, ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए शीशा देखे होंगे तो शीशा जो होता है वो एक तरह का समतल दर्पण होता है। अब समझते हैं दूसरा गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को ध्यान से समझना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये गोले का एक कांच का काटा हुआ खोखला भाग होता है, यानी गोले के रूप में होता है।
इस तरह से दिया जाए तो ये होता है क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, गोलीय दर्पण को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का जो एक नाम और होता है वो होता है अभिसारी दर्पण। इसका क्या नाम होता है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब जो किरणों को सिकोड़ता है, और इसका एक नाम होता है अपसारी दर्पण, ये भी इसका नाम होता है। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी जो किरणों को सिकोड़ता है। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण जो होता है, देखो गोलीय दर्पण जो होता है उसको हम इस तरह से काट दें और इस तरह से काट दें, या इसको हम क्या करें कि इसको हम हमेशा बीच से काट दें तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक इस तरफ से हो जाएगा ये वाला दर्पण और एक ये वाला दर्पण हो जाएगा। तो इस तरह दो दर्पण बढ़ गए ना आपस में। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबे हुए तल पे होता है, तो वो कहलाता है क्या, अवतल दर्पण। जैसे तुमको इस तरह से दे दिया जाए तो ये जिसमें इकट्ठी हो जाती है, किरणें जो भी आएंगी वो सारी किरणें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, ये यहाँ पर फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। अभी इसको समझेंगे फोकस क्या होता है, दूरी क्या होती है, इन सबको फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सब के बारे में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये अवतल जो होता है वो दबे हुए तल पे, जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल पे होता है और कलाई की जाती है उभरे हुए तल पर, ठीक है। अब समझते हैं उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है कि जिसमें कलाई की जाती है वो हमेशा किस तरफ की जाती है, दबे हुए तल पे होती है, और जो परावर्तक तल होता है वो उभरे हुए तल पर होता है। ये किरणों क्या करता है, बाहर फैला देता है, ये किरणों क्या करता है, बाहर फैला देता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, ये जो दर्पण कहलाता है वो दर्पण कौन सा कहलाता है, ये वाला जो दर्पण कहलाता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। इतना समझ गए। अब इतना समझ लिए हो तो दो नियम हमेशा थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कैसे पता कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जब भी चित्र बनाएंगे शुरुआत में हमेशा वस्तु को हमेशा इस तरफ बाईं तरफ रखा जाएगा, और जो कलई की जाएगी वो हमेशा दाईं तरफ ही कलई की जाएगी। जो कलई किया जाएगा वो हमेशा दाईं तरफ, यानी जो पेंट किया जाएगा ये ध्यान रखना है हमेशा दाईं तरफ किया जाएगा। जैसे इसमें भी पेंट दाईं तरफ किया गया, इसमें भी पेंट दाईं तरफ किया गया है। जब पेंट उस तरफ किया गया है तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं इसमें आगे चल के गलतियां होती हैं और चित्र बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये समझ गए। उसके बाद एक है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार मतलब ये होता है जो गोले के रूप में ना होकर के थोड़ा सा वक्राकार होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ बहुत ज्यादा होता है, वो होता है क्या, परवलयाकार दर्पण। हमें जो मुख्यतः पढ़ना है वो समतल और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समतल के गोलीय दर्पण के बारे में इतना जान गए और इसको भी पता हो गया है। अब इसके बारे में हम चित्र को कैसे बनाएंगे वो समझना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि समतल वाला क्या होता है। तो थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं कि कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण में कुछ पॉइंट को नोट करके लिखेंगे, अभी उतना आवश्यकता नहीं है लेकिन पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है इसकी कोई ना कोई फोकस दूरी होती है, कुछ ना कुछ एक निश्चित दूरी होती है। लेकिन अगर दर्पण दे दिए जाए, समतल दर्पण दे दिए जाए, तो ये अगर इसको गोला बनाया जाए तो ये बहुत दूर तक गोला बनेगा, या हो सकता है कि निश्चित ही नहीं है इसका कि कहां पर बनेगा। तो इसका मतलब इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। गोलीय दर्पण की इसकी समझ लेते हैं खूब अच्छे से। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। और जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, अनंत होती है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो
ध्यान रखना है, जितनी बड़ी वस्तु दी रहेगी उसका आधा ही प्रतिबिंब बनता। अब पूरा प्रतिबिंब हमको बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण ये हमारी लंबाई का आधा होना चाहिए, तब हम अपने पूरे चित्र को उसमें देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया समतल दर्पण के बारे में। इन पॉइंट को ध्यान रखना है, ये आगे चल के काम आएंगे। इसको आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता दिया जाएगा। जैसे इसके बारे में और इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन सबके सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं जो चिन्ह परिपाटी होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा इसके उपयोग के बारे में भी समझ लेंगे। तो सबसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो जैसे इसको अब समझते हैं उसके आगे क्या। चलिए हम समझते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी अगर ध्यान समझे रहिएगा तभी ये आगे जाकर के क्या तुमको काम आएगा, अन्यथा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले चिन्ह परिपाटी। क्या समझना है? चिन्ह परिपाटी। थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं अवतल के लिए और उत्तल के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल। अवतल के लिए देख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में और क्या देख लेते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल के लिए देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि जैसे इस तरह से दूरियां दी रहेंगी तो इस तरफ जब भी जाएंगे वो प्लस में होगा और इस तरफ जब भी जाएंगे वो माइनस में। ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में और नीचे की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में। ध्यान रखना जब भी दाहिनी तरफ जाएंगे वो हमेशा प्लस में होगा। इसको हम 8th 9th और 10th और 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल के उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस में, इस तरफ जाएंगे तो माइनस में। तुम्हें ये ध्यान रखना है दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा और बाएं तरफ जाएंगे तो वो माइनस में होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है बस, उसके बाद ये आसानी से आ जाएगा। अब जैसे तुमको यहाँ पर कौन सा दर्पण दे दिया जाए, अवतल दर्पण दे दिए जाए, तो यहाँ पर जो बीच में पॉइंट होता है, अब इसका नाम भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जो बीच में पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पी, अर्थात इसको जो नाम होता है वो ध्रुव होता है। यहाँ से जितनी कलाई की होती है ये जो एरिया कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है दर्पण का द्वारक। थोड़ा सा और बड़ा चित्र बना देते हैं उसके बाद तब समझ में आएगा, जिससे खूब अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ सके। यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव। यहाँ क्या होता है और यहाँ पर एक बीच में पॉइंट होता है, फोकस को एफ से लिखते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसका जो नाम होता है ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या नाम होता है। ठीक है, तो इन सब के नाम के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए।